नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सबसे पहले डीटी न्यूज़ के सभी दर्शकों को ईद मुबारक। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर तमाम राजनीतिक दल चुनावों में वोटर को अपनी तरफ करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही नजर होगी प्रधानमंत्री की उत्तराखंड और राजस्थान में चुनावी रैली को लेकर। साथ ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में लेंगे ताजा अपडेट। खबरें होंगी खेल और कारोबार से भी। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार बर्खास्त। 2007 में सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने के आरोप में दर्ज हुई थी एफआईआर। नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया के करीब 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश बरकरार। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में भरेंगे चुनावी हुंकार, तो वहीं अमित शाह और राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में करेंगे रैली। जेपी नड्डा सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे घोषणा पत्र। 24 की चुनौती में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती नागपुर में ठोकेंगी ताल, जबकि राहुल गांधी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर में करेंगे कांग्रेस का प्रचार। समाजवादी पार्टी और आरजेडी समेत दक्षिण में भी तमाम दलों ने तेज किया प्रचार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चलेगा आपराधिक मुकदमा। 15 अप्रैल से शुरू होगी सुनवाई। देश भर में बिखरी ईद की मिठास, मस्जिदों में अदा की जा रही है विशेष नमाज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और खेल की खबरों में विश्व एथलेटिक्स का ऐतिहासिक फैसला। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स के स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलेगी इनामी राशि। 48 स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलेगा 50-50 हजार यूएस डॉलर का इनाम। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। उनके निजी सचिव विभव कुमार को विजिलेंस विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। विजिलेंस विभाग के विशेष सचिव राजशेखर ने आदेश ये जारी करते हुए कहा है कि विभव कुमार पर 2007 में सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसका हवाला देते हुए विभव कुमार की निजी सचिव के तौर पर नियुक्ति को अवैध घोषित किया गया है और तुरंत प्रभाव से उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि इसको लेकर यह सवाल जरूर है कि क्या मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ को विजिलेंस विभाग इस तरह से हटा सकता है या नहीं। ऑर्डर के हिसाब से विभव के खिलाफ नोएडा में आईपीसी की धारा 353, 504, 506 के तहत एक केस दर्ज है, जिसकी जानकारी उन्होंने छुपाई है, जबकि किसी प्राइवेट पर्सन की नियुक्ति के समय उसको ये जानकारी देनी होती है। तो दिल्ली सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निजी सचिव को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये मामला बदला है जब निजी सचिव को विजिलेंस विभाग ने बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस पर सवाल ये भी उठ रहा है कि विजिलेंस विभाग क्या इस तरीके के आदेश जारी कर सकता है कि नहीं, और उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार की मुश्किलें कैसे लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, आज एक बड़ा झटका है केजरीवाल सरकार को, क्योंकि एक दिन पहले उनके मंत्री ने इस्तीफा दिया। आज विभव कुमार जो उनके निजी सचिव थे उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी जो थे चंद्रशेखर, उन्होंने उनको बर्खास्त किया और 2007 में उनपे जो मुकदमे थे उनका हवाला देते उनकी जो नियुक्ति थे उसको उन्होंने यहाँ पर
सही नहीं ठहराया, क्योंकि उनको बताना था कि उनके पिछले एपिसोड्स में क्या क्या चल रहा था, कौन कौन से केसेस थे। 2007 का ये मामला है और उसके बाद हाईकोर्ट में गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बावजूद उन्होंने ये तमाम बातें छुपाई और वो केजरीवाल के निजी सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए। उनकी नियुक्ति को लेकर के एलजी वीके सक्सेना और स्पेशल सेक्रेटरी ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है। और इससे पहले लगातार ईडी ने उनसे 2 बार पूछताछ भी की है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, किस तरह से शराब घोटाले में क्या क्या दस्तावेज थे, उनके द्वारा कौन कौन से दस्तावेज पास किए गए थे। क्योंकि बड़ा रोल होता है एक निजी सचिव का, कोई भी इंप्लीमेंटेशन होता है सरकार में तो निजी सचिव की जो भूमिका होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो शैली होती है या जो कार्य गतिविधि होती है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो मुश्किल है केजरीवाल के लिए, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। वो खुद जेल में है। कल जिस तरह से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया, ना केवल पार्टी छोड़ दी उन्होंने, और बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि वो किस तरह से पीड़ित हैं। भीमराव अम्बेडकर की जो बात करते थे, आज वो उनके उसूलों को फॉलो नहीं करते हैं। उनकी पार्टी में ऐसे कोई बड़े नेता नहीं है। 12 राज्यसभा सांसद हैं, उनमें से किसी को भी ऐसे वर्ग से नहीं चुन करके ला करके रखा गया। तो ये तमाम बातें उन्होंने उठाई। उन्होंने बताया कि किस तरह से भर्ती को लेकर के घोटाला हुआ, वो तमाम चीजें उन्होंने बताई। उन्होंने बोला कि उनका अब दम घुटने लगा था इस पार्टी के अंदर रहते हुए और उसको अब वो आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। पटेल नगर से वो चुन करके आए थे, अच्छे बहुमत से उन्होंने जीत हासिल करी थी, लेकिन अब जो अंदरूनी कलह है वो निकल करके सामने आ रही है और केजरीवाल के जो धड़े हैं वो एक एक करके बिखरते जा रहे हैं। मुकेश, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आपने बताया कि ईडी भी उनसे 2 बार पूछताछ कर चुकी है। अब जब उनको बर्खास्त करने के आदेश आ चुके हैं, अब जब ये पोस्ट खाली हो जाएगी, फिर इसमें निजी सचिव, किसी नए निजी सचिव के भर्ती करने की प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, इसमें एलजी का और जो विजिलेंस विभाग है एक बार फिर से नियुक्ति की प्रोसीडिंग निकालेगा। लेकिन अभी तो ये तय होना है कि खुद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर कोई और मुख्यमंत्री होता है तो वो देखेगा कि उसको किसको अपने पास एज ए निजी सचिव रहना है, क्योंकि उसके पास एक इस तरह का इसके पास एक आजादी होती है कि वो रख सकता है। लेकिन तमाम वो लॉ एंड प्रोसीडिंग को फॉलो करके ही वो उसको अपने सचिव को रखना होगा, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आनी होगी। ऐसा ना हो कि फिर से कोई और विवाद जन्म ले, क्योंकि एक एक करके ये जो प्रोसीडिंग हो रही है और एक एक करके जो केजरीवाल के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं इस बार जिसको भी एलजी सक्सेना यहाँ पर नियुक्त करवाएंगे तो पूरी की पूरी उनकी प्रोसीडिंग चेक करेंगे। कोई उनके प्रीवियस रिकॉर्ड तो नहीं है, किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं है, किसी तरह का उनमें गबन या कोई और आरोप तो नहीं है, कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। एक ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएंगे। और यही बात मैं पहले भी कह रहा था जब हम कल केजरीवाल के दफ्तर के बाहर, जब उनके कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन होता, बीजेपी भी यही मांग कर रही थी कि जिस आम आदमी पार्टी ने रामलीला मैदान पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा बुलंद किया, वो आज खुद एक करप्शन में घिरती हुई नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया जेल में है, जिस तरह से वो खुद जेल में है। संजय सिंह को बेल मिली है, लेकिन वो बहुत बड़ी राहत की बात नहीं है। अगर उन्होंने नॉर्म्स फॉलो नहीं किए सुप्रीम कोर्ट के, तो उनकी बेल भी खारिज हो सकती है, रद्द कर दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शराब घोटाले को लेकर के ईडी का जो शिकंजा वो कसता जा रहा है। ईडी ने साफ साफ कहा था हाई कोर्ट में, जब केजरीवाल की वहां पर रद्द की गई थी अपील की, उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप किसी भी संस्थान को काम करने के लिए वो अपने आजाद है, वो कैसे काम कर सकता है। कोई आरोपी ये नहीं बताएगा कि ईडी कैसे काम करे, कोर्ट कैसे काम करे। राजनीतिक अलग है और यहाँ पर आप एक आरोपी हैं, आप पे आरोप लगा हुआ है, उसकी जांच जो है उसकी प्रोसीडिंग अलग होगी। तो वो तमाम चीजें हैं। और उन्होंने जब ये कहा कि उनकी गिरफ्तारी ही गलत है, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी कि आप कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले कि ये जो आरोप लग रहे हैं गलत है सही है, ये मैटर ऑफ ट्रायल है। मुकेश, साथ ही विभव कुमार पे आईपीसी की धारा 353, 504 और 506 लगाई गई है। किस जुर्म से जुड़ी ये धाराएं हैं? ये मारपीट की धारा है, कर्मचारी को धमकाने की धारा है। गौतम बुद्ध नगर में ये केस था, 2007 का ये मामला था, जो विभव कुमार वहां पर थे और उन्होंने सरकारी कर्मचारी को उनके काम में बाधा डालने, उनको धमकाने और मारपीट के आरोप जो थे वो उन पर लगे थे। इस आरोप के तहत ये सब बेलेबल ऑफेंस हैं इसमें, लेकिन आपको इसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। और आपकी जो अभी तक उनको वहां से रिलीफ नहीं मिला है, ये भी बात बता दूं मैं आपको। अगर वहां से उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होने के बाद अगर उनको सजा हो जाती है, तो ऑलरेडी वो एक कल्प्रिट हो जाते हैं, वो खुद भी एक आरोपी हो जाते हैं। अभी उनके पास भी मैटर, ये ट्रायल में उनका है, इलाहाबाद कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, वहां से उन्हें रिलीफ नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने ये तमाम बातें छुपाई। जो खुद इन बातों को छुपा करके निजी सचिव के तौर पे काम कर रहा हो, आप सोच सकते हो उसकी भूमिका जो है वो संदिग्ध हो सकती है। और केजरीवाल ने भी इस बात को छुपाया एज ए मुख्यमंत्री। वो जो बार बार कहते थे कि कोई भी अगर आपके पास स्टिंग ऑपरेशन है, कोई भी अगर आपके पास सबूत है, मेरा कोई भी नेता, मेरा कोई भी कर्मचारी, मेरा कोई भी कार्यकर्ता अगर किसी भी तरह की गलत गतिविधियों में शामिल है, तो आपकी शिकायत कर सकते हैं, हम उन्हें जेल भेजेंगे।
मुकेश, यहाँ मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगी। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद तिहाड़ जेल में बंद है, उसके बाद निजी सचिव को बर्खास्त करने के आदेश आ जाते हैं, उस लिहाज से दिल्ली की सरकार चलाना कितना मुश्किल है आगे? बिल्कुल भावना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एज ए मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल के अंदर है। नैतिकता के आधार पर अब तक आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, आपको ट्रायल में शामिल होना चाहिए था। अगर आप मुजरिम नहीं होंगे तो आपको कोर्ट बरी कर देगा। कोर्ट ने कहा कि हम किसी को भी ऐसे जेल में बंद नहीं रखेंगे अगर उसके खिलाफ कोई भी आरोप तय नहीं होता है। लेकिन ना तो वो इस्तीफा दे रहे हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तिहाड़ जेल से ही सरकार चला लूंगा। अपने वकीलों का हवाला देते हुए अपनी वाइफ को मैसेज कन्वे करते हैं, आतिशी को करते हैं, सौरभ भारद्वाज को करते हैं। अभी तो मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं जब दिल्ली जल बोर्ड के मामले में वो तमाम चीजें निकल करके आएंगी, क्योंकि वहां पर भी इनके खिलाफ जांच चल रही है, जिसमें सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा का नाम आ रहा है। तो अभी जो स्थिति है वो बहुत खराब होने वाली है केजरीवाल के लिए, क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव है देश में। ऐसे में वो बार बार हवाला दे रहे हैं कि मुझे पार्टी के साथ जाना है। वो पार्टी को जेल से संदेश भेज रहे हैं कि नहीं, पार्टी को अभी संगठित होने की जरूरत है। लेकिन हमने कई दफा देखा उनकी गिरफ्तारी के दौरान ना तो तिहाड़ जेल में ऐसा कोई हुजूम था, ना संजय सिंह की रिहाई के दौरान ऐसा कोई हुजूम था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो जनता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। फ्री की जो शहद थी उन्होंने पूरी दिल्ली में बांटी, जो बिजली पानी उन्होंने फ्री किया उसको लेकर के वो अपने आप को यहाँ पर दिल्ली का नायक मान रहे थे। लेकिन अब उनकी नायक की भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं खलनायक के तौर पर सामने आ रही है, और अब लोगों को समझ में आने लगा है कि किस तरह से उनके साथ ठगी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत पीएमएलए अदालत ने व्यापक सुनवाई के बाद नेशनल हेराल्ड अखबार संचालित करने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल और यंग इंडिया वीआई से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। प्राधिकरण ने 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति के अनंतम कुर्की आदेश को बरकरार रखा है। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें पीएमएलए के तहत 751.9 रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश जारी किया गया था। जांच में कथित तौर पर एजेएल और वाईआई से जुड़े वित्तीय मामलों में गंभीर अनियमितताओं का पता चला था। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया से जुड़े इस मामले में ईडी ने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। यंग इंडिया में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 76% शेयर थे। तो एजेएल की संपत्ति जब्त करने के आदेश सही और ईडी के पक्ष में फैसला आया है। नीरज सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या ताजा अपडेट है, क्या ये मामला है और ईडी के पक्ष में ये फैसला सुनाया गया है? देखिए भावना, 2014 का ये मामला है। 2014 में इसकी शिकायत की गई थी कि यंग इंडिया के द्वारा नेशनल जो एजेएल की जो परिसंपत्तियां हैं उनका गलत तरीके से अधिग्रहण किया गया। मामला ये था कि एजेएल ने करीब कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ के करीब जो लोन है वो लिया था, और बाद में उस लोन को कांग्रेस पार्टी ने गैर निष्पादन संपत्ति घोषित करते हुए यंग इंडिया में जो एजेएल की जो तमाम संपत्तियां हैं उसको शामिल कर लिया गया था। अब चूंकि यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो हिस्सेदारी है वो 76% के आसपास बनती है, और होता यह है कि 90 करोड़ का जब लोन नहीं चुकाया एजेएल के द्वारा, तब 90 करोड़ के शेयर मार्केट में इशू किए गए, और कुल मिलाकर 1000 के करीब ऐसे लोग थे जो एजेएल में जिनकी अपनी हिस्सेदारी थी, तो उनकी हिस्सेदारी घटकर काफी कम रह गई। और मामला यहाँ पर आता है कि यंग इंडिया ने तमाम जो एजेएल की जो संपत्तियां थी एसोसिएट जर्नल की, वो देश के अलग अलग हिस्सों में थी, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, लखनऊ के अंदर, जिनकी जो कीमतें हैं वो कई 100 करोड़ में थी। तो वो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वो यंग इंडिया के जो पास है उसमें आ गई, और क्योंकि यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो हिस्सा था वो 76% के आसपास था। इस मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए पिछले साल करीब 750 करोड़ की जो परिसंपत्तियां हैं वो जब्त की थी, और उन्हीं परिसंपत्तियों को जब्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दलील दी गई थी कि ये जो संपत्तियां जब्त की गई हैं ये एक तरीके से नॉन व्यावसायिक संपत्तियां हैं, इनका कमर्शियल उपयोग नहीं होता है, देश हित के लिए ये संपत्तियां थी, और चूंकि इससे तमाम लोग जुड़े हुए हैं इसलिए इन संपत्तियों को जब्त ना किया जाए। उसको लेकर मामला अदालत में चल रहा था। अदालत ने ये पाया कि ईडी के द्वारा जो संपत्तियां जब्त की गई थी वो सही थी, यानी कि इन संपत्तियों को गैर तरीके से एक तरीके से यंग इंडिया के तहत लाया गया था, और इन संपत्तियों का जो प्रयोग है वो भी गलत तरीके से किया जा रहा था। तो इस लिहाज से देखें तो ये एक बड़ा मामला है,
और ईडी की एक बड़ी कह सकते हैं कि एक जीत हुई है, क्योंकि अदालत ने भी माना है कि ईडी ने जिन संपत्तियों को जब्त किया है वो सही तरीके से जब्त किया है। भावना जी नीरज, जहां पीएमएलए कोर्ट ने अब ईडी के पक्ष में फैसला सुनाया है, अब एजेएल की संपत्ति का इस जुड़ा मामला है, अब एजेएल के ओर से क्या एजेएल के लिए क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अब आगे? देखिए, एजेएल के पास कानूनी कार्रवाई का सिर्फ यही मौका है कि वो अदालत में अपने पक्ष को रखे, और चूंकि पिछले 1 साल से एजेएल अदालत में अपना पक्ष को रख रहा था, और एजेएल क्या कहें कि यंग इंडिया रख रहा था, क्योंकि एजेएल की तमाम संपत्तियां यंग इंडिया के पास पहुंच गई थी। तो यंग इंडिया पिछले 1 साल से अपना पक्ष रख रहा था, लेकिन अदालत ने अब ये माना है कि ईडी के द्वारा जो संपत्तियां जब्त की गई वो सही जब्त की गई हैं, क्योंकि इनको गलत तरीके से हासिल किया गया था। अब यंग इंडिया के सामने मौका ये है कि वो तो या तो हाई कोर्ट का रुख करे और जो अपनी दलीलें हैं उनको बेहतर तरीके से पेश करें, नहीं तो जब तक ये मामला चलेगा तब तक ये संपत्तियां ईडी के पास रहेंगी, और जब मामले का निष्पादन होगा उसी समय ये संपत्तियां ईडी सौंप सकता है। लेकिन इससे पहले हम कह सकते हैं कि ये तमाम संपत्तियां ईडी के ही पास रहेंगी जब तक इस पूरे मामले में निर्णय नहीं आ जाता। और ये स्पष्ट हो गया है कि ईडी की जो जांच है वो सही दिशा में आगे चल रही है। ईडी ने जो तमाम अदालत के सामने तथ्य रखे हैं, अदालत ने उन तथ्यों को स्वीकार किया है, और उन तथ्यों को स्वीकार करने के बाद ही अदालत ने कहा है कि ईडी ने इन संपत्तियों को जब्त किया है, वो ठीक है और किसी भी तरीके से वो गैर कानूनी नहीं। जी, ये तो हुआ कि एजेएल के पास क्या कानूनी विकल्प है। अब जब मामला कोर्ट का है और कोर्ट ने फैसला सही ठहराया है, अब एजेएल के खिलाफ किस तरीके की कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है? देखिए, एजेएल के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो ईडी कर ही रही है लगातार, और चूंकि इन संपत्तियों को जब्त किया है, अदालत के सामने ईडी ने अपना पक्ष भी रखा है कि किस तरीके से यंग इंडिया ने एजेएल की तमाम बेशकीमती संपत्तियों को अपने कब्जे में कर लिया था, और ये संपत्तियां कई 100 करोड़ की थी, और इनका कमर्शियल जो उपयोग है वो यंग इंडिया के द्वारा किया जा रहा था। चूंकि यंग इंडिया राहुल गांधी और सोनिया गांधी के स्वामित्व वाली कंपनी है, तो तमाम कह सकते हैं कि जो एजेएल की तमाम संपत्तियां हैं वो यंग इंडिया में एक तरीके से आ गई हैं और इन्हीं के स्वामित्व में है, जिनका कमर्शियल जो उपयोग है वो यंग इंडिया के द्वारा किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि यंग इंडिया की स्थापना सिर्फ इसीलिए की गई थी कि एजेएल की तमाम संपत्तियों को हासिल किया जा सके। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक आपराधिक षड्यंत्र था एजेएल की परिसंपत्तियों को हासिल करने के लिए, जिस षड्यंत्र के तहत यंग इंडिया की जो स्थापना है वो की गई। अब आगे अदालत में ये पूरा चूंकि मामला है और ईडी इस मामले में जांच कर रही है। ईडी आने वाले समय में, जैसा कि हमने बताया भी था, कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है, और भी कई लोग हैं उनसे ईडी इस मामले में पूछताछ कर सकती है, और उसके बाद तमाम जो निर्णय है वो अदालत को करने होंगे कि आखिर इन संपत्तियों को किस तरीके से हासिल किया गया और जिन लोगों ने हासिल किया गया उनको क्या सजा दी जा सकती है। नीरज, एक के बाद एक परतें खुल रही हैं इस मामले को लेकर, चुनाव भी समीप है, इस लिहाज से कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल बढ़ती हुई आ रही हैं, और आप देखें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिस तरीके से करप्शन करने वाले लोगों के साथ खड़ी है, वो निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके से, आपने देखा भी होगा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहा है, हेमंत सोरेन को लेकर कांग्रेस पार्टी का किस तरीके से स्टैंड रहा है। ये लोग एक तरीके से जो करप्शन करने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े हैं, बार बार लोकतंत्र की ये दुहाई जरूर देते हैं, लेकिन आप देखें कि अरविंद केजरीवाल की तमाम जमानत की कोशिशों को अदालत ने नामंजूर कर दिया है। इसके अलावा आप देखें मनीष सिसोदिया की जमानत की तमाम कोशिशों को अदालत ने नामंजूर कर दिया है। हेमंत सोरेन पर जो मामला है वो चल भी रहा है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक्सपोज भी हो रही है कि वो करप्शन के खिलाफ जिस बात को करती है लगातार जनता के सामने, वो खुद उस करप्शन में घिरी हुई है, और जो करप्शन करने वाले लोग हैं उन्हीं के साथ खड़ी हुई है। और ये कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, क्योंकि ईडी की जांच से, तमाम एजेंसियों की जांच से स्पष्ट हो रहा है, और अदालत इन तमाम तथ्यों को देख भी रही है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा करप्शन किया गया, किस तरीके से एजेएल की तमाम जो संपत्तियां हैं वो यंग इंडिया को ट्रांसफर की गई, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो तमाम करप्शन करने वाले लोग हैं उनके साथ खड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो चेहरा है वो लोगों के सामने भी आ रहा है, और लोग समझ भी रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, और ये तमाम तथ्य हमने देखे भी हैं। आप देखें कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि देश के अंदर किस तरीके से करप्शन है, उस पर तमाम बात करते हैं, लेकिन जब खुद पार्टी करप्शन में घिरी रहती है उसका जो जवाब है वो इनके पास नहीं होता है। और यही कारण है कि जनता देख रही है, और निश्चित तौर पर जब जनता ये देखेगी कि जो पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है,
तो उसका जो परिणाम है वो भी शायद उतना सकारात्मक नहीं आएगा जी जितना नीरज, ये लोग कर रहे हैं। नीरज, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आप सीधा रुख करते हैं जहां आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनावों की तैयारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, वहीं विधानसभा चुनावों की भी तैयारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और सीधा रुख करते हैं गैंगटॉक का, जहां सिक्किम विधानसभा से जुड़े घोषणा पत्र भाजपा आज जारी करने वाली है। मिला और उसी तरीके से अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मेघालय गॉट दी network of railway stations after 67 years. If I talk about Nagaland, it got another railway station after 100 years. And if I talk about Rani Gaidinliu जी के जो रेलवे स्टेशन है मणिपुर में, उसमें गुड्स ट्रेन पिछले साल पहुंची है, यह भी हमारा नेटवर्क के बारे में बताता है। दी प्रीवियस गवर्नमेंट, जो पहली की सरकारें थी, वो सरकारें बिलीव करती थी आइसोलेशन में और इग्नोरेंस में। आइसोलेट रखो इनको और इग्नोर रखो और अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाओ। दिस वॉज द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड अदर पार्टीज। बट व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड लुक ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट। और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, पूर्वी भारत अगर कमजोर रहेगा तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए इस ईस्ट को स्पेशल प्रेफरेंस देना होगा, स्पेशल अटेंशन देना होगा और स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। और ये स्पेशल अटेंशन, स्पेशल फोकस को ध्यान में रखते हुए लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, फास्ट एंड फर्स्ट ईस्ट, इसको उन्होंने अपना मापदंड माना। और आज हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का मेन स्ट्रीमिंग हुआ है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। एंड फॉर दैट डिसाइसिवनेस, डोर स्टेप डिलीवरी एंड डेवलपमेंट, इसको आगे बढ़ाया है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी कहा। अष्टलक्ष्मी, एक 8 तरीके से लक्ष्मी का विकास है, लक्ष्मी है। और वो 8 तरीका क्या है? सबसे पहली बात यह है, व्हाट वाज नॉर्थ ईस्ट नोन फॉर 10 years बैक? नॉर्थ ईस्ट जाना जाता था बंद, ब्लॉकेड, इंसर्जेंसी, टारगेट किलिंग, टारगेटेड किलिंग, इसके लिए जाना जाता था। और आज नॉर्थ ईस्ट जाना जा रहा है पीस, प्रोस्पेरिटी, पावर, टूरिज्म, 5G कनेक्टिविटी, कल्चर, नेचुरल फार्मिंग, स्पोर्ट्स एंड एनहांसमेंट ऑफ पोटेंशियल। यह अष्टलक्ष्मी के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी एक समय में नॉर्थ ईस्ट इग्नोर्ड था। नॉर्थ ईस्ट के इग्नोरेंस के साथ साथ हर तरीके के, जिसको कहते हैं कि इंसर्जेंसी थी। आप देख रहे थे गैंगटॉक से सीधा प्रसारण, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिक्किम विधानसभा चुनावों से जुड़ा भाजपा का घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में या मोदी सरकार के कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट पर लगातार काम किया गया है और नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में रखा गया है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के दौरान हमेशा 8 लक्ष्यों पर काम किया गया है नॉर्थ ईस्ट को लेकर, जिसमें 8 लक्ष्यों पर काम किया गया है। और आज ये मुकाम पर पहुंच चुके हैं हम कि नॉर्थ ईस्ट में शांति का माहौल है और नॉर्थ ईस्ट लगातार आगे विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और दूसरी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के मोरान इलाके के फ्रेसीपोरा में आतंकवादियों के साथ पुलिस और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। यहां आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार बर्खास्त। 2007 में सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने के आरोप में दर्ज हुई थी एफआईआर।
नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया के करीब 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश बरकरार। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में भरेंगे चुनावी हुंकार, तो वहीं अमित शाह और राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में करेंगे रैली। जेपी नड्डा सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे घोषणा पत्र। 24 की चुनौती में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती नागपुर में ठोकेंगी ताल, जबकि राहुल गांधी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर में करेंगे कांग्रेस का प्रचार। समाजवादी पार्टी और आरजेडी समेत दक्षिण में भी तमाम दलों ने तेज किया प्रचार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चलेगा आपराधिक मुकदमा। 15 अप्रैल से शुरू होगी सुनवाई। देश भर में बिखरी ईद की मिठास, मस्जिदों में अदा की जा रही है विशेष नमाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और खेल की खबरों में विश्व एथलेटिक्स का ऐतिहासिक फैसला। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स के स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलेगी इनामी राशि। 48 स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलेगा 50-50 हजार $US का इनाम। आज ईद का पावन त्योहार है और इसकी मिठास देश के हर कोने में फैल गई है। भाईचारे और एकता की मिसाल पेश करने वाला ये त्योहार देश भर के मुसलमान भाई बहन पूरे उत्साह और खुशी के साथ मना रहे हैं। तो पटना की ये खूबसूरत तस्वीरें, जहां देश भर में उत्साह के साथ ईद उल फित्र मनाया जा रहा है। सभी सद्भावना और भाईचारे के साथ विशेष नमाज अदा करने आए हैं और गले मिलकर सभी एक दूसरे को ईद मुबारक कर रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद में सुबह विशेष नमाज अदा की गई और देश भर के भी सभी मस्जिदों में आज नमाजियों की भीड़ देखने को मिली। लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दे रहे हैं। और आज का दिन बेहद ही खास है। बीती रात शव्वाल महीने के चांद का हुआ दीदार और आज सभी देशवासी ईद मुबारक कर रहे हैं, एक दूसरे को गले मिलकर सभी एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रही हैं। और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मस्जिद के बाहर देखी जा रही है। सभी विशेष नमाज में अदा करने आ रहे हैं, बच्चे हों बड़े हों सभी यहाँ आए हैं और एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहे हैं। और दिल्ली में विशेष नमाज अदा की गई। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि कई तरह की सेवियां, खीर और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और इन स्वादिष्ट व्यंजन को तैयार किया जाता है। और यहाँ देख रहे हैं सभी गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कर रहे हैं। सद्भावना और भाईचारे का त्यौहार है ईद, खुशियों का त्यौहार है ईद। और 30 दिन के रोज़े के बाद आज विशेष दिन आया है और सभी ईद मना रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं मुंबई की मस्जिद की, जहां मुंबई में भी ईद की तैयारियां जो हैं ज़ोरों शोरों से हमको दिखाई दे रही हैं। बाज़ार में रौनक दिख रही है, मस्जिद के बाहर लोग विशेष नमाज अदा कर रहे हैं और समुदाय के लोग पहुंचकर इस विशेष नमाज में अल्लाह से सभी के लिए दुआ कर रहे हैं कि आने वाला वक्त खुशियों, उत्साह, शांति, सद्भावना, भाईचारे का हो। और आप देख सकते हैं ग्वालियर की ये तस्वीरें, जहां ग्वालियर में भी
विशेष नमाज अदा की गई और सभी ने अल्लाह से एक दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए शांति की दुआ मांगी, खुशियों की दुआ मांगी। और बीती रात शव्वाल का महीने में चांद का दीदार हुआ है और ये सूरत की तस्वीरें हैं जहां देश भर में सभी कोनों में विशेष नमाज अदा की गई। गुजरात के सूरत में भी विशेष नमाज अदा की गई। सभी ने अपने ईश्वर से प्रार्थना की और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज की नमाज का अपना ही महत्व है और 30 दिन के रोज़े के बाद आज का दिन कहा जाता है कि मीठी ईद है। स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, सेवियों का इसमें खास महत्व है। बच्चे और बूढ़े जो हैं सभी वर्ग के लोग इस दिन को मना रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज का दिन बेहद ही खास है। आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद से हमारे संवाददाता मलिक अख्तर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलिक, सुबह की विशेष नमाज अदा करने के बाद अब घरों में रौनक दिख रही होगी, सभी एक दूसरे को ईद मुबारक कर रहे हैं, बच्चे ईदी मांग रहे होंगे। जी देखिए, अब ईद की नमाज का जो सिलसिला है वो पूरा हो गया है। देश भर की लगभग सभी मस्जिदों में इस वक्त तक ईद की नमाज अदा की जा चुकी है और अब घरों में जो त्यौहार का उत्सव है वो परवान चढ़ रहा है। लोग यहाँ मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद घरों को गए और वहाँ पर एक दूसरे को के यहाँ आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज के दिन जो खास पकवान बनाए जाते हैं उसमें सिवैयाँ शामिल है और दूसरे कई सारे पकवान हैं जो विशेष रूप से आज के दिन तैयार किए जाते हैं और एक दूसरे को परोसे जाते हैं। एक दूसरे को मिठाइयाँ दी जाती हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को ईदी दी जाती है बच्चों को। तो वो सारा सिलसिला शुरू हो चुका है। पूरे एक महीने के रमज़ान के रोज़ों के बाद ये दिन आया है और इसका जो इंतज़ार था वो पिछले लगभग 7 दिन से घरों में था। इसके लिए ज़बरदस्त तैयारियां चल रही थीं और सिर्फ शहरों की बात नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका और ज़्यादा उत्साह होता है, जहां पर इसके लिए लोग घरों में तैयारियां करते हैं, मोहल्लों में तैयारियां करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। नए कपड़े तैयार कराए जाते हैं। यहाँ जामा मस्जिद में भी बहुत ज़बरदस्त उत्साह का माहौल हमने देखा। दिल्ली में रहने वाले दूसरे राज्यों के लोगों के साथ साथ दूसरे कई देशों के लोग भी यहाँ पर हमने देखे कि जो नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने नमाज अदा की और उसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। क्योंकि आज काफ़ी देर तक मौसम अच्छा रहा, इसलिए लोग देर तक मस्जिद में रुके रहे। और वैसे तो आमतौर पर इस मस्जिद में पर्यटक बड़ी संख्या में आते ही हैं, लेकिन ईद के दिन खास तौर पर विदेशी पर्यटक आते हैं देखने के लिए कि यहाँ कैसा उत्साह है। तो हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और धूप के बावजूद लोग भी अभी तक रुके हुए हैं मस्जिद के आंगन में। जगह जगह लोग बैठे हुए हैं और ऐसा ही उत्साह का माहौल घरों के अंदर भी है। साथ ही हम देख रहे हैं मलिके कि सभी श्रद्धालु अपने अपने तरीके से इबादत मांग रहे हैं अल्लाह से कि उनकी हर इबादत कबूल हो। और साथ ही खुशियों का ये त्यौहार है, मीठी ईद कहा जाता है। बाजारों में रौनक दिख रही है। बाजारों में ज़बरदस्त रौनक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ सामने जो मटिया महल का ऐतिहासिक बाजार है उसका एक चक्कर लगाकर आया हूँ और मैंने देखा कि वहाँ तरह तरह के पकवान जो हैं उनकी दुकानों पे भीड़ है। खासतौर पर पुरानी दिल्ली की जो ईद है उसमें कचौरियों का बड़ा महत्व है और तरह तरह की कचौड़ियाँ तैयार की जाती हैं और लोग उनको मीठी सिवैयों के साथ नमकीन कचौड़ियों का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा यहाँ पर ख़ास समझा जाता है। यहाँ पर पूरे मटिया महल के बाजार में जगह जगह तरह तरह की कचौड़ियाँ इस वक्त तली जा रही हैं और लोग बड़ी संख्या में ले रहे हैं। इसके अलावा मिठाइयों की दुकान पे खास तौर पर भीड़ है, बहुत सजाया गया है मिठाइयों की दुकानों को। आम दुकानें जो हैं वो आमतौर पर ईद के दिन बंद रहती हैं, लेकिन मिठाइयों की दुकानें, कचौड़ियों की दुकानें और दूसरे पकवानों की जो दुकानें हैं उनमें ज़बरदस्त रौनक है। जी मलिके, तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी ईद मुबारक। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ एट 10 पे जारी रहेगा। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था, पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है।
सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 बुलेटिन में। अब वक्त हो चला है 24 की चुनौती का। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी सांसद मलूक नागर ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव के बीच बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका लगा है। सांसद मलूक नागर का बीएसपी से इस्तीफा हो चुका है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बसपा ने बिजनौर से इस बार चौधरी विजेंद्र सिंह को टिकट दिया है और बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद ही हैं मलूक नागर, जिन्होंने बसपा से इस्तीफा दे दिया है। और बसपा की मुश्किलें यहां लग रहा है कि बढ़ती जा रही हैं। और आज हमको पता है कि मायावती अपना चुनावी अभियान भी शुरू कर रही हैं। इस बीच बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बिजनौर से इस बार आपको बता दें कि बसपा ने चौधरी विजेंद्र सिंह को खड़ा किया है चुनावी मैदान में, और कहीं ना कहीं ये मामला हो सकता है टिकट ना मिलने का, जिस कारण बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने बसपा से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बसपा को एक बड़ा झटका लगा है। बसपा के सांसद मलूक नागर ने इस्तीफा दे दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका। बिजनौर से ये सांसद हैं मलूक नागर। और आपको बता दें कि इस बार बिजनौर से बसपा ने चौधरी विजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। तो बिजनौर सीट से नहीं मिला था मलूक नागर को टिकट, और कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है उनके इस्तीफे का। तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को एक बड़ा झटका। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और उससे पहले बसपा सांसद मलूक नागर ने बसपा से इस्तीफा दे दिया है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, देखिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए एक और झटका। मलूक नागर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से बसपा के सांसद के तौर पर चुनकर आए थे 2019 में, उन्होंने त्यागपत्र दिया है। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो अधिकांश सांसद, यूं कहें कि तकरीबन कोई आप देखें, रितेश पांडे अम्बेडकर नगर से पहले ही त्यागपत्र दे चुके हैं। अब इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार हैं अम्बेडकर नगर से। श्याम सिंह यादव जौनपुर से बसपा से चुने गए थे, अब इंडी गठबंधन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस तरह से आप तमाम टिकट देखें, बसपा जो चुनाव जीती थी उत्तर प्रदेश में, वो या तो बीजेपी के साथ आ गए या फिर इंडी गठबंधन के साथ। आप देखिए, जो गाजीपुर सीट है वहां से बसपा के उम्मीदवार जीते थे, अब वो समाजवादी पार्टी की तरफ है। इस तरह से आप पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमाम जो 10 सीटें बसपा ने जीती थी, उन सभी पर हम देख रहे हैं कि अब बसपा को नए उम्मीदवार तलाश करने पड़ रहे हैं, या फिर उन सारे के सांसद सारे के सारे वो दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं। तो एक और झटका। मलूक नागर, चर्चा थी बहुत दिनों से कि वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ सकते हैं, उन्होंने त्यागपत्र देने का ऐलान किया। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक और चुनौती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब उनके मौजूदा सांसद मलूक नागर ने पार्टी छोड़ दी है। जी, यहाँ शैलेंद्र हम ये भी देख रहे हैं कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती नागपुर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं, और उससे पहले बसपा को एक बड़ा झटका लगा है।
ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब एक तरह से बहुत मजबूत स्थिति में थी, तब हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश से इतर भी तमाम फोकस बहुजन समाज पार्टी का था पार्टी के विस्तार पर। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जड़ें काफी कमजोर हुई और हमने देखा कि 2014 में एक भी लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी जीत नहीं पाई थी। उसके बाद 2019 में जरूर सफलता मिली थी, 10 लोकसभा सीट मिली थी बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक विधायक उत्तर प्रदेश से जीतने को मिला। अब बाकी राज्यों में जरूर बसपा कोशिश कर रही है कि वहां पार्टी संगठन को मजबूत करे, लेकिन चुनौतियां बहुत है बहुजन समाज पार्टी के सामने, बहन मायावती के सामने, कि कैसे बसपा के गिरते हुए जनाधार जो उसका कोर वोटर है उसे रोकने की कोशिश करें। और ये इस कवायद में हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में या फिर जो बाकी राज्यों में एक कोशिश की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिस राज्य में आप सबसे मजबूत थे वहां आपकी जमीन खिसकती जा रही है और आप विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक विधायक आप जिता पाए थे। और इस बार आप देखें कि आपके तमाम वो सांसद जो 2019 में जीत कर आए थे उत्तर प्रदेश में, वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। हालांकि हमने देखा कि आकाश आनंद के तौर पर उन्होंने अपने युवा नेता को इस बार चुनाव प्रचार में आगे किया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तक के सबसे ये कह सकते हैं कि बहुत गंभीर चुनौती का सामना बहुजन समाज पार्टी इन चुनावों में करती नजर आ रही है। और साथ ही हमने देखा शैलेंद्र के मलूक जो हैं वो कई समय से बसपा से नाराज चल रहे थे, साथ ही बिजनौर से दूसरे प्रत्याशी को सीट मिलना, क्या ये भी एक कारण रहा? देखिए, निश्चित तौर पर ये कारण तो माना ही जा सकता है कि उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। दूसरी बात यह है कि जब से आरएलडी करीब आई थी बीजेपी के, तभी से यह संकेत बहुत स्पष्ट तौर से मिल रहे थे कि मल्लुक नागर साथ छोड़ सकते हैं बहुजन समाज पार्टी का। और जब टिकट का ऐलान हुआ बीएसपी की तरफ से, उसके बाद ये संकेत और स्पष्ट हो गए और आज इस बात का औपचारिक ऐलान भी मल्लुक नागर ने कर दिया। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए इसलिए भी एक झटका है कि उसके तमाम जो मौजूदा सांसद हैं वो एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। उससे एक तरह से चेहरों की कमी, चर्चित चेहरों की कमी आप बहुजन समाज पार्टी में देख सकते हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि पहले भी ऐसा होता रहा, उसके तमाम विधायक सांसद पार्टी छोड़कर जाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार चुनौती थोड़ी बड़ी नजर आती है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और बाकी राज्यों में भी बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि ये एक तरह से देखें तो राजनीतिक अस्तित्व बचाने की भी लड़ाई है बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों के लिए। जी, यहाँ हमने ये भी देखा कि बसपा ने मल्लुक नागर पे साल 2009 और 2014 दोनों में विश्वास जताया था। हालांकि मल्लुक नागर को जीत नहीं मिल पाई थी शैलेंद्र, 2019 में उनको जीत मिली और अब जब उन्होंने बसपा का साथ छोड़ दिया है, क्या कुछ अटकलें हैं कि किसी पार्टी को वो ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, ये अटकलें थी कि आरएलडी के साथ वो जा सकते हैं, उनके साथ एक सहमति उनकी बन सकती है, लेकिन आप देखना होगा कि आगे वो क्या कदम उठाते हैं। इस बात की जानकारी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए आप देखिए कि चुनौती इसलिए बहुत बड़ी हो गई है कि अगर यही ट्रेंड रहा और अब जो कुछ बची हुई सीटें हैं आप देखिए, अगर उस पर भी जो बहुजन समाज पार्टी के मौजूदा उम्मीदवार हैं वो चुनाव बहुजन समाज पार्टी से नहीं लड़ते हैं, तो हम ये मानेंगे कि एक भी निवर्तमान बहुजन समाज पार्टी का सांसद वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता नजर नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी और बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बहुजन समाज पार्टी के पास सीटें थी उसमें तो आप देख ही रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर हो, घोसी हो, या फिर अगर आप मध्य उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़े तो अंबेडकर नगर हो, जहां जहां या जौनपुर हो, इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार जीते थे सबके सब पार्टियां तो छोड़ चुके हैं या दूसरे दलों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बहुजन समाज पार्टी के लिए, एक चुनौती भी है, तो वो दिखाई देता है। जहां तक मल्लुक नागर का सवाल है, बहुत स्पष्ट संकेत है कि वो जो बीजेपी की अगुवाई का जो गठबंधन है जिसमें सुभाषपा है, जयंत चौधरी की आरएलडी है, जिसमें हम देख रहे हैं अपना दल अनुप्रिया पटेल है, उनके साथ एक सहमति यानी जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ वो जा सकते हैं। इसके बाद इसके संकेत बहुत स्पष्ट तौर पर मिले थे, अब देखना होगा कि वो क्या ऐलान करते हैं। जी शैलेंद्र, हम ये भी देखें उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और बसपा का एक समय था जब खूब वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं जब बसपा अपने अस्तित्व को ही बचाने की कोशिशों में लगी हुई है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के अगर पूरे इतिहास को देखें तो समय समय पर बहुजन समाज पार्टी टूट का शिकार होती रही और उसके तमाम विधायक एक तरह से पार्टी छोड़कर दूसरे दलों का दामन थामते रहे। और लेकिन बीते एक दशक पहले देखें तो पार्टी कई बार खुद से खड़ी हुई अपने ऑर्डर के दम पर, लेकिन पिछले एक दशक से हम देख रहे हैं कि
बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत का ढलान भी वो बहुत तेजी से दिखा है। आप देखें 2014 के चुनाव में 0 पर उत्तर प्रदेश में पार्टी आ गई थी। 2019 में जरूर गठबंधन के बाद पार्टी की सदस्य संख्या 10 तक पहुंची, लेकिन उसके बाद 2017 का चुनाव हुआ जब उत्तर प्रदेश का। शैलेंद्र, यहाँ ये भी सुन लेते हैं, चलिए रुक करते हैं कि मलूक नागर जो बसपा से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो क्या बोल रहे हैं इस समय? पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम ना एमएलए लड़े ना एमपी लड़े। देश के लिए कुछ करना है, 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते, तो इसलिए आज इस्तीफा हमने दिया। तो शैलेंद्र, हमने सुना मलूक नागर को जो ये कह रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं बसपा से। निश्चित तौर पर देखिए, वो कह रहे हैं कि हम घर में नहीं बैठ सकते, यानी एक राजनीतिक जो उनकी भागीदारी है वो चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर कोई संगठन में सक्रिय भूमिका चाहते हैं। तो ये बहुत संकेत स्पष्ट तौर पर है कि वो ये चाहते थे कि वो चुनाव लड़े और बहुजन समाज पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाए। तो ऐसे में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का फैसला किया है, जब बहुजन समाज पार्टी ने उनको दोबारा चुनाव मैदान में उतारने का फैसला नहीं किया। और इसके साथ ही साथ ये संकेत बहुत पहले से भी थे कि वो बहुजन समाज पार्टी से अपना रास्ता अलग कर सकते हैं। जी शैलेंद्र, साथ ही हम देख रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो आज अपना नागपुर से अपना चुनावी अभियान शुरू कर रही हैं और अटकलें लगाई जा रही थी कि पहले चरण में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं और बसपा की तरफ से अभी तक चुनाव अभियान तक नहीं शुरू हुआ। देखिए, मूलतः आप देखें तो उत्तर प्रदेश से इतर महाराष्ट्र और पंजाब या कुछ हद तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी अपनी राजनीतिक जड़ें ढूंढती रही है, मजबूती ढूंढती रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी का उभार देखने को मिला है दोबारा और बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, उसके बाद हमने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बहुत कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में जरूर आकाश आनंद चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं, लेकिन मायावती की जो बसपा की शीर्ष नेता है उनकी ये पहली चुनावी जनसभा होगी। महाराष्ट्र से वो शुरुआत कर रही है, नागपुर से। तो ये दिखाता है कि चुनावी रैलियों के लिहाज से भी बहुजन समाज पार्टी उतनी सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि इसके तमाम कारण बहुजन समाज पार्टी के नेता गिनाते हैं कि मायावती की अपनी एक शैली रही है, वो चुनिंदा रैलियां करती हैं। इसके साथ ही साथ दूसरे कारण भी एक तरह से कि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का एक तरीका रहा है मायावती का। लेकिन ये सब एक बातें हो सकती है, जो इस वक्त की स्थिति दिख रही है उसमें निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं दिखाई दे रही। शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2024 लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। बढ़ते हैं आगे। केरल की अटिंगल लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन पर हमले का प्रयास किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री को किसी तरह की चोट या हानि नहीं पहुंची है। आरोप है कि हमलावर केरल की सत्ताधारी पार्टी CPM से जुड़े हैं। इसे राजनीति से प्रेरित हमला भी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन अटिंगल लोकसभा क्षेत्र के पल्लिक्कल ग्राम पंचायत के कोट्टियम मुक्कू के पास पाकलुकुरी
में बुधवार शाम प्रचार अभियान में जुटे थे। वह इस संसदीय क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वह अपने काफिले के साथ आगे जा रहे थे। इस बीच एक बाइक पर सवार 3 युवक वहां पहुंचे और केंद्रीय मंत्री पर हमले की कोशिश की। इस हमले में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आरोप है कि तीनों हमलावर केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीएम से जुड़े हुए हैं। वी मुरलीधरन ने कहा है कि हमलावर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहना चाहिए। उन्होंने घटना की जांच की मांग की है। साथ ही वी मुरलीधरन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि केरल में प्रचार के दौरान सीपीआईएम के गुंडों ने मुझे धमकाया और प्रचार वाहन पर हमला करने का प्रयास भी किया, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। केरल में भाजपा को मिल रहे व्यापक जन समर्थन में सीपीआईएम चिंतित है, इसलिए भाजपा उम्मीदवारों को धमकाने के लिए इस तरह की कोशिशों का सहारा ले रही है। तो अटिंगल लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान ये घटना हुई है, जहां केरल चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन पर हमले की कोशिश की गई है। तो ये तो थी 24 की चुनौती से जुड़ी खबरें। आइए अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत से जुड़ी। हर साल 11 अप्रैल को दुनिया भर में पार्किंसन डे मनाया जाता है। पार्किंसंस दिवस को डॉक्टर जेम्स पार्किंसन की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने पार्किंसन को एक चिकित्सा स्थिति के रूप में पहचाना। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके। इसके बावजूद आज भी लाखों ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी का नाम तक नहीं जानते। पार्किंसन डिजीज एक मस्तिष्क से जुड़ा विकार है, जिसकी वजह से शरीर कई बार बेकाबू और आपे से बाहर हो जाता है। इस बीमारी के लक्षण धीरे धीरे शुरू होकर गंभीर रूप ले सकते हैं। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। ये है बलजीत सिंह बेदी। 60 साल के बलजीत सिंह बेदी पार्किंसन बीमारी से ग्रसित हैं। 12 साल पहले अचानक इनके हाथों में कंपन शुरू हुआ तो बलजीत सिंह ने लखनऊ में डॉक्टरों को दिखाया। जांच के बाद पता चला कि उनको पार्किंसन बीमारी है। इलाज के बाद अब बलजीत सिंह पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। उंगलियां हिलनी शुरू हुई थी, तब हमने इलाज करवाया लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद दवाई से काफ़ी आराम मिला। फिर वहाँ से किसी ने यहाँ बताया कि यहाँ दिखाओ एम्स में, तो हम रेफर लिखवा के लखनऊ के डॉक्टर से फिर यहाँ आए, यहाँ कार्ड बनवाया, तो यहाँ से इलाज कर रहे हैं। काफ़ी आराम है हमको। पार्किंसन बीमारी मस्तिष्क से जुड़ा एक विकार है। पार्किंसन रोग के कुछ सामान्य लक्षण हैं: हथेली, बाजू, पैर, जबड़े या सिर का कांपना, मांसपेशियों में अकड़न, गतिविधियों में धीमापन, बिगड़ा हुआ संतुलन जो कभी कभी व्यक्ति के गिरने का कारण बनता है, निगलने, चबाने और बोलने में कठिनाई। पहले पार्किंसन बोलने के लिए हमें ब्रैडिकाइनेसिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ब्रैडिकाइनेसिया जो बोलते हैं आदमी अपना काम करने में स्लो हो जाना। स्लो हो जाना मतलब पहले जो 10 मिनट में खाना खाते थे, अब 20 मिनट में खाना खाएंगे। पहले पर आधा घंटे में कोई नहाता था, अभी वो 1 घंटा लगा रहा है नहाने में। कपड़ा पहनने में 5 मिनट, वो अब 15 मिनट में कपड़ा पहन रहा है। वो स्लो हो जाना एक प्राइमरी सिम्टम होता है कि पार्किंसन में स्लो हो जाना। देश की आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से पॉल्यूशन और उस हिसाब से बाकी चीज़ें, केमिकल एक्सपोजर, वो सब चीज़ें बढ़ रही है, तो हो सकता है उसके कारण ज़्यादा इंडिया में प्रेवलेंस बढ़ रहा है। पार्किंसन बीमारी की अगर समय पर पहचान और इलाज हो जाए तो मरीज बेहतर जिंदगी जी सकता है। दवाई अर्ली स्टेज में बहुत अच्छा इफेक्टिव है। लेट स्टेज में भी हम लोग जब सर्जरी भी करते हैं, डीबीएस भी करते हैं, तो भी गोली का कुछ सर्जरीज ऐसे होते हैं जिसमें गोली का असर कम, माने गोली का डोज हम कम कर सकते हैं। कुछ ऐसा पार्किंसन का टारगेट है जो गोली का डोज नहीं कम होती, पर उससे भी वो टारगेट के साथ गोली देना हमें मिनिमम एक ज़रूरत पड़ती है। पार्किंसन की बीमारी विदेशों में 60 से 70 साल के उम्र में देखने को मिलती है, लेकिन भारत में ये बीमारी 50 साल के उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही है। भारत में 1 लाख की आबादी पर 16 पार्किंसन के मरीज देखने को मिल रहे हैं।
जाहिर है बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी आने वाले दिनों में एक चुनौती के रूप में भी सामने आएगी। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।